अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपसे कल गुजारिश की थी कि आप लोग अपने सवालात करें और हम उसका जवाब देंगे। और आज मुझे काफ़ी सारे सवालात पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मौसूल हुए और कुछ फ़ेसबुक पे और कुछ यूट्यूब पे। तो उन सवालों को मैंने लिख लिया और उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके मैं आपको इन सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अपनी तरफ से किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। WHO की वेबसाइट्स और मुख्तलिफ़ जो रिसर्चेज़ हुई हैं चाइना में, कोरिया में, उन रिसर्चेज़ और उनकी रोशनी में मैं आपको इनके जवाबात दे रहा हूँ। अगर आपको कोई जवाब मेरा गलत लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये बात आपने गलत की है। पहला सवाल जो किसी भाई ने किया है कि जी क्या मुझे कोरोना तो नहीं हो सकता। उन्होंने मुख्तलिफ सिम्टम्स बताए मुझे, तो मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा कुछ, क्योंकि 3-4 सवाल इसी तरह के आए कि जी मुझे खांसी है तो क्या मुझे कोरोना तो नहीं है, या मुझे बुखार है क्या मुझे कोरोना तो नहीं है, कि मुझे नज़ला है क्या मुझे कोरोना तो नहीं है। देखें जी, कोरोना जो वायरस है वो बेसिकली इस तरह सिम्टम्स के ऊपर हम नहीं बता सकते कि जी है कि नहीं, लेकिन कोरोना का सबसे बड़ा तरीक़ाकार प्रेजेंटेशन का जो है हम उसकी बेसिस पे सस्पेक्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी बुखार हो, खुश्क खांसी हो, सांस लेने में दुश्वारी हो और तीन में से कोई एक चीज़ हो। जो तीन में से क्या एक चीज़ हो, या तो उस बंदे को किसी ट्रैवल हिस्ट्री हो, 2 हफ्ते के अंदर अंदर कहीं से आया हो। दूसरा, या तो जिस 2 हफ्ते से अंदर अंदर कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री वाला आया है या कोई कोरोना वायरस का मरीज़ है उसके साथ 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका कांटेक्ट हुआ है, या वो उससे मिला है या उसके साथ ठहरा है या जो भी। तीसरा, या सांस में दुश्वारी इतनी ज़्यादा है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर कोरोना का टेस्ट करना पड़ता है और टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि कोरोना है कि नहीं है। सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर कह देना कि जी आपको कोरोना है आपको नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हर बंदा आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी की वजह भी समझ आती है कि जो इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोरोना जो है वो 85% 80 to 85% सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स करता है और उसके बाद वो जो है वो अपने जिस्म से निकल जाता है। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि 10% जो है वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस करता है और 5% जो है वो उस केसेस में क्रिटिकल केसेस कहते हैं जिनमें जो है जानलेवा तक चला जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 5% पूरे जानलेवा हों, उनमें बेसिकली कुछ लोग की डेथ हो सकती है, कुछ की नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो किसी भाई ने किया है कि जी दिन में कितनी दफ़ा हैंड सैनिटाइज़र या हाथ धोने चाहिए। देखें, ये भी इसके भी सवाल का जवाब भी दो तरीके से है। एक तो ये कि डॉक्टर्स के लिहाज से, अगर हम डॉक्टर हैं, अगर हम नर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जिसे हम कहते हैं, तो उनमें हमें हर मरीज़ के बाद, चाहे हम 5 मिनट के बाद भी देख रहे हैं, हम 2 मिनट में एक मरीज़ देखते हैं, 10 मिनट में, 30 मिनट में, हर मरीज़ के बाद आपने अपने हैंड को वॉश करना है 20 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली, ठीक है। या फिर आपने हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल वाला इस्तेमाल करना है जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि 60% अल्कोहल ही कोरोना वायरस को किल करता है। बाकी रह गया जो लोग घर पे क्वारंटाइन हैं, जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हुआ है, तो उन लोगों में ये कहा गया है कि जी वो अपने हाथ हर घंटे बाद लाजमी धोएं 20 सेकंड के लिए, या हैंड सैनिटाइज़र लाजमी इस्तेमाल करें कि, और ख़ास तौर पे अगर आपका हाथ गंदा हो गया है किसी मिट्टी में या किसी बाहर किसी चीज़ में डालते हैं और आपको लगता है कि जी वो गंदी मिट्टी है, उसमें कोई थूक सकता है, उसमें कोई कोई जरासीम इस तरीके से आ सकता है, तो उसके बाद तो हाथ को धोना लाजमी है। तीसरी चीज़ जी, कि कोरोना वायरस सुना गया है कि जी बुज़ुर्गों में होता है, तो क्या ये सिर्फ बुज़ुर्गों में होता है? देखें जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इतने भी दुनिया में कोरोना वायरस फैला है, ये सब में फैला है। हाँ, ज़रूर ये जो बड़ी एज के लोग हैं उनमें ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन हम कहते हैं, जिनमें पहले से बीमारियां हों, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां, ठीक है, कैंसर, या कीमोथेरेपी ले रहे हो, तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट होते हैं, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से कम होती है अपनी, तो इनमें वायरस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे स्मोकर्स भी, इसमें स्मोकर्स भी आते हैं, क्योंकि स्मोकिंग भी आपके जो सांस की नालियां हैं उनको कमज़ोर कर देती है, तो उसमें वायरस के जाने का और इन्फेक्शन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और इसी तरह अगर आपको पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल, तो उसके ऊपर कोरोना वायरस के होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसलिए आइसोलेट, अगर सिम्टम्स भी आ रहे हों तो आपको अपने आप को आइसोलेट कर लें। जब कोरोना ना हो, कोई और वायरस भी हो, तो भी आप एटलीस्ट उस मरीज़ से कोरोना लेने से बच जाएंगे जो कि कोरोना वाले हैं। तो ये हो गया। अच्छा, चौथा सवाल है जी कि शदीद गर्मी या शदीद सर्दी में कोरोना मर जाएगा? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, पहली बात तो ये कि कोरोना की जो हाफ़ लाइफ है या जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा है सरफेस के ऊपर। वो सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देर रहता है। कुछ स्टडीज़ में आया है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, हफ्तों तक भी जा सकता है। तो एक तो ये कि सर्वाइव बड़ा ज़्यादा देर तक ही करता है। दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर जो है हमारा, वो नॉर्मली इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाता कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, जितने जो किसको मारना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 से ऊपर ही रहता है, 37 के करीब चलता रहता है। तो इसमें बेसिकली टेम्परेचर में वायरस बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर वायरस, हाँ, कंटामिनेटेड चीज़ें जो हैं वो गर्म चीज़ों से किल हो सकता है, लेकिन उसमें आपको क्या पता कि किस चीज़ पे कंटामिनेशन है कि नहीं है। तो इस वजह से किस किस चीज़ को गर्मी में रखेंगे और किल करेंगे। दूसरा, अभी ये पेंडेमिक के तौर पे फैला हुआ है। जब एक चीज़ पेंडेमिक के तौर पे इतनी फैली हुई है तो आप देखें उसमें ठंडे इलाकों में भी फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में इस टाइम जो है वो गर्मियाँ थी, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे इलाके हैं अमेरिका और कनाडा वाले, वो ठंडे थे। तो इन सब इलाकों में भी फैला हुआ है। तो इस वजह से ये ठंडे और गर्म इलाके, और ये गर्मी या ठंड से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, कुछ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर पे जाके इसकी वेरिएशन ज़रूर हो सकती है वायरस की ग्रोथ की, जिसकी वजह से कुछ कम हो जाए, किसी एरिया में ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया कि जी ग्लव्स पहनना ज़्यादा बेहतर है कि हाथ धोना? देखें, ग्लव्स पहनना बेहतर इसलिए नहीं है कि ग्लव्स आपने पहन लिए एक दफ़ा, उसके ऊपर वायरस लग गया। अब जब लग गया तो वो आप वायरस आगे फैलाते जाएंगे। तो आप ग्लव्स को तो नहीं धो रहे बार बार, हाथ तो आप, जब आपका हाथ खाली है तो आप हाथ धो रहे हैं बार बार। तो इसलिए हाथ धोना ओबियसली रिकमेंडेड है, WHO गाइडलाइंस में भी रिकमेंडेड है। और बार बार धोना इसलिए रिकमेंडेड है कि बार बार आपके हाथ गंदे, आप बार बार ग्लव्स नहीं धो सकते। अगर डिस्पोजेबल हैं तो आप दिन में हर घंटे बाद मतलब 24 पेयर यूज़ करें, ठीक है। जो कि आजकल के हालात के हिसाब से जो मिल ही नहीं रहे, तो उसमें मुश्किल है। तो इसलिए हाथ धोना ज़्यादा बेहतर है। क्या गर्म पानी से, ये वही बात है कि जो वेदर की बात हुई थी, गर्म पानी से नहाने से कोरोना मर जाएगा? नहीं, गर्म पानी से नहाएं, ठंडे पानी से नहाएं, नॉर्मल पानी से नहाएं, इससे कोरोना के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। स्टीम, वही बात है, ये भी स्टीम लेने से या गर्म भाप लेने से वायरस मर जाएगा? देखें, स्टीम लेने से या गर्म भाप लेने से वायरस नहीं मरेगा। वायरस आपकी बॉडी में टेम्परेचर के हिसाब से सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा और वो चलता रहेगा। इसलिए वायरस ने अपना एक टाइम पीरियड लेना है, उसके बाद उसने ठीक होना है और या उसने बिगड़ना है। वो क्रिटिकल केसेस जो आपको मैंने बताए हैं 5 से 10% में जाएगा। तो इसमें उसका भाप का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सिम्टमेटिक रिलीफ जिसे हम कहते हैं कि जी थोड़ा सा सांस का बेहतर होना, सांस की नालियों की सोजिश बेहतर हो जाएगी ये भाप लेने से। इस तरह सिक्रीशंस वगैरह निकलने के लिए जो है ना स्टीम लेना, वो जो है उस लिहाज से वो ज़रूर आपको हेल्प आउट कर देगी। आठवीं चीज़ है जी गार्लिक या लहसुन वगैरह जो है। अच्छा, लहसुन वगैरह खाने से क्या इसमें कोई फ़ायदा होगा? देखें, गार्लिक के अंदर जो एबिलिटी है वो एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी है, यानी जिसे हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है ना बड़ा अच्छा गार्लिक काम करता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें गार्लिक का ज़रूर रोल है, और रिसर्च भी शो करती है कि जी उसमें रोल है गार्लिक का। लेकिन एंटी वायरल उसकी कोई एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए गार्लिक वगैरह सूदिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं, वही बात है, सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। शहद हो गया, गार्लिक हो गया, जो अगर डायबिटिक नहीं है तो शहद, गार्लिक वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़रूर दे सकती हैं आपको। लेकिन इसमें ये कि कहना जी कि जी इसमें आपको रिलीफ, वायरस मर जाएगा, वो नहीं होगा। मच्छर के काटने से कोरोना वायरस फैल सकता है? नहीं, मच्छर के काटने से जो है ना वो ये मलेरिया ज़रूर फैल सकता है, डेंगू ज़रूर फैल सकता है, लेकिन कोरोना ऐसा कोई भी, क्योंकि आजकल मच्छर का मौसम आया हुआ है तो इसलिए लोग परेशान है कि मुझे मच्छर के काटने से जैसे डेंगू फैला था वैसे कहीं ये कोरोना तो नहीं फैल जाएगा। तो ऐसे केसेस में अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि जी मच्छर के काटने से कोरोना फैला हो।
या कोरोना को मच्छर को इफेक्ट करता है। बेसिकली इसका जो है वो सोर्स जो है वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स ट्रांसफ़र है, जूनोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें मच्छर से फैलने का कोई वो इसकी ट्रांसमिशन देखी नहीं गई। क्या पालतू जानवरों के रखने से कोरोना वायरस फैल सकता है? क्योंकि आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों ने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, कुछ लोगों ने बर्ड्स पाली हुई हैं, कुछ लोगों जैसे बर्ड फ्लू भी हो गया था बर्ड से, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये कि कोरोना को ऐसा नहीं देखा गया कि पालतू जानवरों में पाया गया है, ये बेसिकली लाइफ स्टॉक एनिमल्स से वहाँ से फैला है। तो इस वजह से ये जो अभी तक इसका सोर्स नहीं मालूम, लेकिन बिल्लियों से और कुत्तों से या फिर जो है ये बर्ड्स वगैरह से अभी तक ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला। तो इसलिए अब किसी चीज़ को मना है तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें कोई एविडेंस ना हो। अच्छा जी, हाँ, ये सवाल मेरे से भी क्लिनिक में भी लोगों ने काफ़ी पूछा कि हम वो माथे पे जो थर्मल स्कैनर लगाते हैं, इससे क्या कोरोना डिटेक्ट होता है? देखें जी, ये कोरोना डिटेक्ट नहीं करता। ये जो जितने भी एयरपोर्ट्स पे या फिर क्लिनिक्स में जो लोग यूज़ करते हैं थर्मल स्कैनर, ये बेसिकली टेम्परेचर का मेजरमेंट है। जैसे मुंह में डालते हैं थर्मामीटर, जैसे कान में डालते हैं, जैसे रेक्टल टेम्परेचर होता है, आर्मपिट वाला होता है, इसी तरह ये स्किन का माथे से लेते हैं। तो इसमें वो टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। और जो लोग सिम्टोमेटिक कोरोना वाले होते हैं, जिनको अभी इंक्यूबेशन पीरियड से निकल चुके होते हैं, जिनको बुखार शुरू हो जाता है, ये उनको डिटेक्ट कर सकता है। बुखार को बेसिकली बुखार डिटेक्ट करता है, फिर हम उसको कहते हैं कि जी हाँ, आगे कोई और सिम्टम्स हैं, अगर हमें कोई शक होता है ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करके आया है, तो उसका हम कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। तो ये थर्मल स्कैनर है, ये सिर्फ आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताता है, इसमें कोरोना नहीं बताता ये। अच्छा जी, इसके बाद हाँ जी, ये कुछ पिछले दिनों केस भी हुआ कि एक पादरी ने अपने फॉलोअर्स को जो है ना वो अल्कोहल पिला दिया। तो ये लोगों ने पूछा कि जी अल्कोहल पीने से या अल्कोहल को अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करने से या क्लोरीन का स्प्रे करने से, जैसे कि आजकल सड़कों पे स्प्रे कई मुल्कों में हो रहा है, तो इससे अपनी बॉडी पे स्प्रे करने से वायरस मर जाता है। लेकिन जो वायरस अंदर चला गया वो तो नहीं मरेगा, चाहे वो अल्कोहल पिए, आप जो मर्ज़ी पिए, उससे नहीं मरेगा। बाहर की कंटेमिनेशन जो है उससे उसका अल्कोहल 60% अल्कोहल जो है उसे किल करती है, क्लोरीन उसे किल करती है। तो जो वायरस बॉडी के अंदर चला गया, जो बंदा इन्फेक्ट हो गया, जो इंक्यूबेशन पीरियड में है, जिसको सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, उसका किल नहीं हो सकता वायरस। ठीक है, तो इसलिए इस पीने की और इस तरह की जो है ना कोई हमाकत करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, अच्छा, ये लोगों ने लिखा है कि जैसे वो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन वगैरह लेते हैं या न्यूमोकोकल वैक्सीन्स होती हैं, कुछ वैक्सीन्स होती हैं, तो ये वैक्सीन्स लेने से कुछ जो नमूनिया की होती हैं, उससे इस नमूनिया को बचा जा सकता है। देखिए, ये नमूनिया कोरोना रिलेटेड नमूनिया है और ये ARDS करता है और ये कोरोना से रिलेटेड है, इसका बैक्टीरिया से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए बैक्टीरियल वैक्सीनेशन कराने से या इन्फ्लुएंज़ा के वैक्सीनेशन कराने से आप उनसे तो बच सकते हैं, और आप इस तरीके से बच सकते हैं कि आपका हर लंग उनसे इन्फेक्ट ना हो और उसके अलावा कमज़ोर ना हो जाए और दूसरा इन्फेक्शन ना ले सके। उस लिहाज से तो ये आपको प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन कोरोना के लिहाज से ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके बाद पूछा गया कि जी ट्रीटमेंट क्या है कोरोना की? जैसे मैंने कल बताया था कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना की। कुछ स्टडीज़ मैंने कल भी पढ़ी हैं, चाइना की, कोरिया की, जिसमें उन्होंने क्लोरोक्वीन को जो है वो एडवाइस किया है। तो इसमें क्लोरोक्वीन 500 मिलीग्राम, क्लोरोक्वीन बेसिकली रेसोचेन है जो कि मलेरिया की ड्रग है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि रेसोचेन जो है वो आप 500 मिलीग्राम सुबह शाम यूज़ करें 2 दिन के लिए, उसके बाद वंस डेली यूज़ कर लें 500 मिलीग्राम जो है 5 दिनों के लिए, 7 दिनों का बेसिकली कोर्स, 7 to 10 डेज का कोर्स। जिन कंट्रीज़ में क्लोरोक्वीन नहीं है उनमें हाइड्रोक्सी क्यूनिन जो है HCQ को उन्होंने कहा है कि जी ये यूज़ कर लें। लेकिन एज सच कोई भी मेडिसिन अभी तक FDA अप्रूव्ड नहीं है। आप अपने तौर पे कोई मेडिसिन नहीं ले सकते जब तक कि आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते जो कि इस चीज़ में महारत रखता हो, ताकि वो देखे कि सिम्टम्स के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर। फिर दूसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी स्टडी में शो किया है कि माइल्ड सिम्टम्स में से कोई फ़ायदा नहीं है। तो माइल्ड सिम्टम्स 85% पेशेंट में तो माइल्ड सिम्टम्स है, तो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट में तो क्लोरोक्वीन देनी ही नहीं है ना, जो मर्जी हो जाए। प्रोफाइलैक्सिस में उन्होंने रोल लिखा है थोड़ा सा एक कि जी होने से बचाती है, लेकिन वो भी कोई इतना ख़ास अच्छा डाटा नहीं है। थोड़े पेशेंट का डाटा है, ज़्यादा पेशेंट का डाटा नहीं है। जब तक कि आप स्टडी ज़्यादा पेशेंट के ऊपर ना हो जाए और हमें आउटकम ना मिल जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टडी बायस थी कि नहीं थी, या उसमें कोई एरर था कि नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो है ना अभी इनिशियल लेवल पे हैं, तो सो प्लीज़ पेशेंट से गुजारिश है कि वो ख़ुद अपने तौर पे कोई मेडिसिन ना लें। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है मेरा ख्याल है, आखिरी सवाल। अच्छा जी, ठीक हो गया। हाँ, ये आखिरी सवाल ये है कि जी क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं जिनको कमज़ोर होती है, तो उन लोगों में कोरोना वायरस हो जाता है, तो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के क्या तरीक़ाकार है? देखें, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए बहुत से तरीक़ाकार मौजूद हैं।
एक तो ये कि आपने देखना है कि क़ुव्वत मुदाफ़अत हमारी बॉडी में कम किस तरह होती है। नंबर वन, मैं आपको अगर 1 2 3 लेके चलूँ तो एक तो क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है आपके कम सोने से। अगर आप अपनी नींद अच्छी कर लें तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है डिहाइड्रेशन, आपके जिस्म में पानी की कमी, आप पानी को फ्रीक्वेंटली पिएं, अपने बॉडी में जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। अगर आप पानी की कमी होने देंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होगी। तो पानी को जितना ज़्यादा अच्छा आप पिएंगे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तीसरी चीज़ है कुछ मल्टी वाइटामिन्स टाइप चीज़ें हैं जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छा करते हैं, जैसे विटामिन सी आपके सिट्रस फ्रूट में आता है, माल्टे में, लेमन में, ठीक है। इन चीज़ों में सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उनमें विटामिन सी आता है, नहीं तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। तो विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। इसके अलावा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। विटामिन ई काफ़ी चीज़ों में आता है, आप विटामिन ई खा सकते हैं, नट्स वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ई आप सैलड्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा जो सब्ज़ पत्तों का कहवा जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, तो मिंट वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। तीसरा, आपकी जो डिजीज़ हैं, जो आपके अंदर बीमारियाँ हैं उनको आप कंट्रोल में रखें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ठीक है। हार्ट डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल में रखें। जब उनको कंट्रोल में रखेंगे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी जो है ना, ये नहीं है कि जी पहले दूसरी 2 3 बीमारी से लड़ रही है, ऊपर से कोरोना से भी लड़ना पड़ रहा है उसको। तो आप अपनी बीमारियों को इन चेक रखें। चौथा, फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी को जो WHO अब लेटेस्ट रिकमेंड कर रहा है क्वारंटाइन के दौर में कि बड़ों के लिए 1 घंटा 24 घंटों में, और बच्चों के लिए 30 मिनट 1 घंटे में 24 घंटों में। तो ये अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी भी आप रखेंगे तो इससे भी आपके जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। तो इम्यूनिटी के ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप शहद जो है, शहद भी थोड़ी सी अमाउंट में, अगर आप शुगर नहीं है आपको तो आप थोड़ी अमाउंट में शहद लें, वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी के लिए डाइट बहुत अच्छी चीज़ है, डाइटिशियन आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। लेकिन मुझे जितना इसमें इंफॉर्मेशन थी और जितना मैं पढ़ सका तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को अच्छा गाइड कर सकती हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।